दो तानाशाहों ने किया कुछ ऐसा सितम कि पूरा यूरोप चॉकलेट जितने छोटे छोटे देशों में बंट गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जी हां, हम यहां पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। अब टॉपिक शुरू करें उससे पहले अगर आपने पिछले 2 वीडियोस राइज ऑफ मुसोलिनी और राइज ऑफ हिटलर अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में 2 डिक्टेटर्स की बात की थी वही यहां पर कारणीभूत होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हमने देखा था उस समय पर जो विनिंग साइड है उसमें हमें देखने को मिले थे फ्रांस, यूके, इटली। अब इसमें से जो इटली है वो बेसिकली वॉर में आया ही इसलिए था क्योंकि उसे कहा गया था कि भाई वॉर खत्म होने के बाद तुमको कैडबरी दी जाएगी, लेकिन एंड में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलता है लॉलीपॉप। इस वजह से जो इटली है उनके लोगों का दिमाग ऑलरेडी खराब हुआ होता है और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी काफी ज्यादा चलती है और इसी वजह से जो लोग हैं काफी ज्यादा आक्रोश में रहते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वहां का जो डिक्टेटर है मुसोलिनी, उसका राइज हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं लूजिंग साइड की तो उसमें हमें जर्मनी देखने को मिलता है। अब जर्मनी ऑलरेडी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है उससे ग्रसित था। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में थे और वो चाह रहे थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है उसका यहाँ पर कोई तो ऐसा बंदा हो जो बदला ले सके। तो उसमें राइज होता है हिटलर का। तो इस तरीके से हमें 2 तानाशाह देखने को मिलते हैं, 2 डिक्टेटर्स देखने को मिलते हैं जिनका अपना अपना एक जुनून होता है कि हमारा जो बदला है वो किसी तरीके से लिया जाए और यही बदले की जो चिंगारी है वो आग में तब्दील होती है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों की कॉमन आइडियोलॉजीज थी और कॉमन आइडियोलॉजीज के साथ साथ उनके कॉमन दुश्मन भी थे और इन्हीं दुश्मन को धूल चटाने के लिए उन्हें एक दोस्त की जरूरत थी और उन्हें वो दोस्त मिलता है जापान के रूप में। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जापान जिसने अपने आप को काफी सालों से आइसोलेटेड रखा था, लेकिन जो यूएसए है वो इस आइसोलेशन को ब्रेक करता है और फिर काफी अनइक्वल ट्रीटीज जो है जापान के ऊपर थोप देता है। अब जापान के पास ना ही ऑयल रिजर्व थे ना ही कोई नेचुरल रिजर्व थे, इसीलिए अब उसकी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खिसकती जा रही थी और इसी के चलते वो यहाँ पर जापान जो है वो चाइना पर कर देता है अटैक। अब यहाँ पर भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोलता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जापान जो है इतनी अनइक्वल ट्रीटीज उसके साथ हो रही थी, इसके वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और काफी सारी जो पैसिफिक ओशन है वहां पर जो कॉलोनीज थी यूएसए की उसको भी कब्जा लेता है और इस तरीके से जापान जो है उसके भी मन में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए खटास थी और इसी का जो फायदा है वो यहाँ पर 2 डिक्टेटर्स उठाते हैं और उन्हें कॉमन फ्रेंड जो है वो मिल जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत जर्मनी जो है अपनी मिलिट्री को सशक्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी देश पर कब्जा नहीं जमा सकते हैं, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का ही तो बदला हिटलर लेने के लिए निकला था और इसीलिए वो खामोशी से अपनी मिलिट्री को सशक्त बनाने में लग जाता है। यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश रहते हैं। जो हिटलर है अब अपनी मिलिट्री को सशक्त बनाने के साथ साथ अब आस पड़ोस के देश जो है उस पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अब भी खामोश है। जो हिटलर है वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमा लेता है। वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा अचंभित हो जाता है और बोलता है कि हिटलर तुम जो ये कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो और वो यहाँ पर एक अपीजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाते हैं कि ठीक है जर्मनी को अगर थोड़ा बड़ा कुछ चाहिए, इतनी बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी, थोड़ा बड़ा कुछ चाहिए तो दे देते हैं। तो हिटलर बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो वेस्टर्न बोलता है ठीक है ले लो, लेकिन यहीं तक तुम्हें रुकना है। उसी के साथ साथ हिटलर जो है बोलता है कि मुझे वो भी चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं ठीक है ले लो, लेकिन यहीं तक तुम्हें रुकना है। इस तरीके से हिटलर जो है धीरे 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 सशक्त होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ जो मुसोलिनी है वो भी कहाँ खामोश रहने वाला था, वो भी यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है उन पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर जो 2 देश है, जो 2 तानाशाह है, वो यहाँ पर अपने आप को अलग अलग कंट्रीज को एनेक्स करके सशक्त बनाना शुरू कर देते हैं। वही अगर हम बात करते हैं जापान की तो जापान भी अब यहाँ पर चाइना में और ज्यादा घुसपैठ जो है वो करने की कोशिश में लग जाता है। अब फाइनली 2 तानाशाह अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देते हैं और जर्मनी और इटली एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन करते हैं कि भाई अब यहाँ पर जब भी कोई परेशानी हो तो हम साथ में लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको ये पसंद नहीं आता है
और जर्मनी अब यहाँ पर उसकी नज़र पोलैंड पर पड़ती है कि पोलैंड को अब यहाँ पर एनेक्स जो है वो किया जाएगा। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोलता है कि भाई अगर तुमने एनेक्स किया तो हमें तुम पर हमला करना पड़ेगा। अब हिटलर यहाँ पर कहाँ पर रुकने वाला था? हिटलर ने 1939 में सीधा पोलैंड पर कर दिया हमला। अब जैसे ही इसने हमला किया वैसे ही फूलों का गमला जो है वो यहाँ पर फ्रांस और यूके पर पड़ता है और वो भी सीधा अटैक कर देते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। और इसी के साथ शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। और फिर इसके बाद एक पीरियड आता है जिसे फोनी वॉर जो है वो कहा जाता है, जहां पर सभी स्टैग्नेंट रहते हैं, जहां पर कोई भी किसी पर हमला नहीं करता है, एक स्टेटस को जो है मेंटेन किया जाता है। जर्मनी यहाँ पर काफी खुश रहता है, उसे लगता है कि यार अब यहाँ पर निगोशिएशन जो है वो हमारे साथ किया जाएगा, जो ह्यूमिलिएशन हमारे साथ हुआ था उसका कोई ना कोई यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा। और उसी के साथ जर्मनी अभी फिलहाल इतना तैयार भी नहीं था बड़े स्केल पर वॉर करने के लिए, तो उसे यहाँ पर और ज्यादा समय मिल जाता है और सशक्त शक्तिशाली बनने के लिए, और इसे ही कहा जाता है फोनी वॉर। और अब यहाँ पर वो फ्रांस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 की ही तरह जर्मनी जो है वो अटैक करने की कोशिश करती है फ्रांस पर, और फ्रांस और यूके बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री को छोड़ देते हैं कि भाई अब यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। उन्हें लगता है जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में हमने जर्मनी को घुसपैठ करने से रोक दिया था, इस बार भी हम वैसा कर देंगे। लेकिन जर्मनी इस बार सबक सीख कर आया था और हिटलर जो है पहले बेल्जियम के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है, बेल्जियम मना कर देता है, उसको वन एक्स कर लेता है और अटैक करता है फ्रांस पर। लेकिन जैसे ही देखता है कि फ्रांस के जो सोल्जर्स है, जो यूके के सोल्जर्स है वो बॉर्डर पर तैनात है, वो यहाँ पर एक और जो स्ट्रेटेजी उसका इस्तेमाल करता है, उनको घेरने की कोशिश करता है। और घेरते हुए जो फ्रांस है, जो यूके है, उनको रिट्रीट होना पड़ता है। और इस तरीके से फ्रांस पर जो वर्ल्ड वॉर 1 में पेरिस कब्जा नहीं कर पाई थी जर्मनी, इस बार वो पेरिस को भी कब्जा कर लेती है और पूरे फ्रांस पर अपना जो कब्जा है वो जमा लेती है। उसी के साथ साथ इटली जो है अब वो भी यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर देता है यूके पर, क्योंकि अब यूके जो है वो ऐसा इकलौता ऐसा प्राणी बचा था कि जिसकी यहाँ पर अपनी जो चीजें हैं वो चल रही थी। और इटली के अटैक करने के बाद, वॉर डिक्लेयर करने के बाद अब वो भी घबरा जाता है। अब उसी के साथ साथ यूरोपियन जो टेरिटरीज है वो छोड़िए, जो बाकी की टेरिटरीज भी थी, अब उस पे भी यहाँ पर खतरा जो है वो मंडराता रहता है। और धीरे धीरे करते हुए जर्मनी जो है वो बाकी की जो टेरिटरीज थी उन पर भी कब्जा जो है वो जमा लेता है। और इस तरीके से जो इटली है, जो जर्मनी है, उनका यहाँ पर जो एक दबाव है वो बढ़ता जाता है, डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जाता है। और जो जापान है वो भी काफी पीछे नहीं था, वो भी यहाँ पर अपना दबाव, अपना डोमिनेंस जो है वो बरकरार रखने में काफी ज्यादा कामयाब हो जाता है। और ऐसे दौर में जो जर्मनी है, इटली है और जापान है वो एक ट्रापार्टेट अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिससे कि उनकी जो दोस्ती है वो और ज्यादा गटगट हो जाती है। और बाकी के जो यूरोपियन देश है उनको वो बोलते हैं कि भाई या तो दोस्त बन जाओ या तो हम तुमको एनेक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से बुल्गारिया बोलिए, युगोस्लाविया बोलिए, ये अलग अलग जो देश है या तो उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं या तो जो जर्मनी है वो उनको एनेक्स कर लेता है। और इस तरीके से जो यूरोप है उनमें इन लोगों का विस्तार बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर यूके बेचारा अकेला पड़ जाता है, वो अपने पुराने दोस्त को गुहार लगाता है कि भाई मेरी मदद के लिए आओ। अब वो दोस्त कौन था? यूएसए। अब यूएसए में 1940 में इलेक्शन चल रहे होते हैं, इसीलिए वहां की जो जनता है वो बोलती है कि नहीं यार, हमको यहाँ पर वॉर जो है उसमें पड़ना नहीं है। अब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो भी ये चीज मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो जीतना है ना भाई साहब। तो वहां पर क्या होता है कि वो उनको जो फूड्स है, एनिमेशंस है, ये सब भले ही प्रोवाइड करते हैं जो यूके है उसको, लेकिन वो डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है, डायरेक्ट जो वॉर है उसमें नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यूके जो है वो अकेला सारी चीजें जो है वो संभाल रहा होता है, प्लस थोड़ा बहुत पीछे सपोर्ट जो है यूएसए का उसको मिलता रहता है। अब इसी बीच जो हिटलर है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है रशिया पर, और रशिया की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स करने के लिए निकल पड़ता है। उस वक्त सोवियत यूनियन था। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा अंदर तक वो घुस जाता है। सोवियत यूनियन की जो आर्मी है वो संभाल नहीं पाती है। काफी अंदर तक जाने के बाद अब यहाँ पर मौसम जो है वो बिगड़ने लगता है। अब मौसम बिगड़ना मतलब क्या? सर्दी जो है वो पड़ने लगती है, जो बर्फबारी है वो होने लगती है। अब जो जर्मन फोर्सेस है उनको इसकी आदत नहीं होती है, वो ये बोलते हैं कि यार थोड़ी देर हम रिट्रीट कर लेते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। लेकिन जो हिटलर है वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, वो बोलता है चलो आगे बढ़ो।
उनके पास ना ही कपड़े थे, ना ही कुछ थे, है ना, सही तरीके के, तो उनको वॉर वो सिचुएशन में कैसे फाइट करना है वो पता ही नहीं था। और वही दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन की आर्मी है, उनको पता था सर्बियन आर्मी को किस तरीके से यहाँ पर फाइट करना है, तो काफी दूर तक उनको खदेड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उनमें टसल है वो यहाँ पर चलता रहता है। वही दूसरी तरफ अब जापान अपनी सन्नारा होता है। जापान को लगता है कि भाई हम यहाँ पर वॉर जो है वो तो जीत ही रहे हैं, इसीलिए अब वो जो आसपास की टेरिटरी है उस पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो बाकी कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश की बाकी कॉलोनीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी अब यहाँ पर वॉर जो है उसमें पड़ जाती है। और जापान जो यहाँ पर काफी विस्तार अपना कर रहा था, मतलब समझ लीजिए जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें अपना एनेक्सेशन जो है वो कर लेता है, और म्यांमार तक, मतलब समझिए बर्मा तक अपना एनेक्सेशन जो है वहां तक पहुंच जाता है, और वहां पर इंडियन सोल्जर्स उसे रोकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब वो इतना विस्तार करता है तो जो भी अमेरिकन जो जहाज है, जो भी उनके कॉलोनीज है, उन पर अटैक करने की वजह से अब यहाँ पर अमेरिका जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अब वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जापान पर। जैसे ही यूएसए वॉर डिक्लेयर करता है जापान पर, जर्मनी जो जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अब जर्मनी, हिटलर वॉर डिक्लेयर कर देता है यूएसए पर, और इस तरीके से अब यूएसए जो है पूरी तरीके से इस वॉर में मिक्स हो जाता है। अब यूएसए किसके पास जाएगा? वो जाएगा अपने अलाय के पास, मतलब यूके के पास। यूके को जाके बोलता है कि भाई अब क्या किया जाए, तो जो ब्रिटेन है वो बोलता है कि अपन एक काम करेंगे, पहले इटली जो है उसको यहाँ पर अपन अपने कब्जे में ले लेंगे, देन उसके बाद जर्मनी जो है उसके बारे में देखेंगे। तो यूएसए बोलता है ठीक है वैसा करते हैं, तो वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं जो इटली है उस पर। उसी के साथ साथ जो बाकी कॉलोनीज पर भी अटैक किया गया था वहां पर भी उनका जो आक्रमण है वो चलता रहता है। धीरे धीरे जो इटली है, जो मुसोलिनी है, उसको यहाँ पर सीधे तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी भले यहाँ पर काफी कोशिश करता है कि इटली जो है उसको बचाया जाए, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे जो यूएसए है, जो यूके है, उनका कब्जा जो इटली है उस पर पूरी तरीके से बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बचाना था उनके तीसरे अलाय मतलब कि फ्रांस को, और इसीलिए जो इंग्लिश चैनल है वहां से वो शुरुआत करते हैं, और जो जर्मनी ने पूरी तरीके से कब्जा लिया था फ्रांस को, उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर वो सफल भी हो जाते हैं। काफी दूर तक जो जर्मन है उनको खदेड़ देते हैं, इंक्लूडिंग जो बेल्जियम, जहां पर जो इन्वेजन है वो जर्मनी के द्वारा किया गया। तो धीरे धीरे फ्रांस से पूरी तरीके से जर्मन जो है उनको बाहर निकाल देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी जीत जो है यूएसए और यूके की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हिटलर जो है उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से जो हालत है वो खस्ता होती जाती है, खराब होती जाती है, और वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को बोलता है कि देखो भाई, जिस तरीके से हमने फ्रांस को जब कब्जा लिया था, किस तरीके से हमने उनको घेरा था, उसी तरीके से अभी भी हमें वही चीज करनी है। लेकिन यहाँ पर जो जर्मनी, उसको पता नहीं होता है कि इस साइड से और उस साइड से दोनों तरफ से जो सोल्जर्स है वो उन पर अटैक कर रहे हैं, और इस तरीके से जर्मनी जो है उस पर कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर यूएसए और यूके का हो जाता है। और उसी के साथ साथ जो यूएसए है, जापान जो इतना एक्सपेंशन कर रहा था उसे भी रोकने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान जो है उनके सोल्जर्स को सरेंडर करना ये कभी मंजूर नहीं था। उनका ये था कि भाई जीतो या मरो, और इसीलिए यहाँ पर वो लड़ते रहते हैं आखिरी दम तक। और फाइनली ऐसा होता है कि यूएसए जो है उसे बॉम्ब गिराना पड़ता है, पहले हिरोशिमा देन नागासाकी, और वहां के जो लोग थे उनकी जिंदगी बदतर हो जाती है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होती है। फाइनली ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर है उसने अपने आप को गोली मारकर उसकी मौत हो गई। ऐसे कई सारी जो थियरीज है वो बाहर निकल कर आती है। कुछ कहते हैं कि जो हिटलर है वो मरा ही नहीं था, वो दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो गया था। कुछ कहते हैं कि उसे मारा गया था। तो ऐसी थियरीज जो है वो चलती रहती है। तो ये था एकदम शॉर्ट में वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी स्टोरी में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।